सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि हमने आपको इन्फॉर्म करा था कि हम लोग एक क्लास 8 का साइंस का सीरीज लाने वाले हैं। सो वी आर बैक विथ दोज वीडियोस। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, सो जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनको बस इतना बोलूँगा कि भाई मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप बस इसको सुनते रहना। आप बस इसको सुनते रहना, आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको और कहीं ध्यान भटकाना नहीं है, बस जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको सुनते रहो। और अगर मिस हो जाता है तो भाई पीछे बटन होगा, टैप करके डबल टैप करके थोड़ा पीछे चला जाओ। ओके, और अगर आपको ये वीडियो का जो स्पीड है वो स्लो लग रहा हो तो आप 1.25 पे देख लो या फिर 1.5 पे देख लो, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग जो मैं आप लोग सबसे पूछना चाहता हूँ, हाँ, व्हाट इज अ क्रॉप? व्हाट डू यू मीन बाय अ क्रॉप? वेल डन। अगर आपको आंसर पता है तो बढ़िया है, और नहीं पता है तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर आपको पता होता तो आप यहाँ पे आते ही नहीं, और अगर आते नहीं तो मेरा व्यूज़ कैसे बढ़ता, है कि नहीं? जस्ट किडिंग। ओके, सो मैं व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, मैं बस मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। ओके, सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज अ क्रॉप? व्हाट डू यू मीन बाय अ क्रॉप? सो मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। मैं हिंदी में समझाऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय अ क्रॉप। तो देखो, मान लो कि एक बहुत बड़ा फील्ड है और उसमें सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को प्लांट किया गया है, सेम काइंड ऑफ प्लांट को उसमें रोपा गया है, उसमें लगाया गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। इसका मतलब क्या? when a same kind of plant were planted on a large scale, okay, when plants of same kind are cultivated at a place on a large scale, it is known as crop। ठीक है, मतलब मान लो कि एक फील्ड है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर होगा। अरे भाई बहुत दिक्कत है, हो जा सेलेक्ट। मान लो कि ये फील्ड है, इतना बड़ा फील्ड है, ठीक है, और इसमें सेम काइंड ऑफ प्लांट्स इसमें प्लांट किया गया है, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को इसमें हम लोग ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? ओके, तो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को हम लोग यहाँ पे ग्रो करवा रहे हैं। सो यहाँ पे इस पूरे चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पूरे चीज को बोलेंगे क्रॉप। ओके, ये जो पूरा चीज है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉप। समझ आया? ये जो पूरा चीज सेम काइंड ऑफ प्लांट को हम लोग एक लार्ज स्केल में हम लोग उगा रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉप, ठीक है। ओके, तो मैं हटा देता हूँ इसको, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट, जैसे मान लो ये जो फील्ड था इसमें हम लोग वीट की फसल लगाते हैं, जैसे गेहूं की फसल लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉप ऑफ वीट्स कहलाएगा, मतलब गेहूं की फसल, गेहूं का फसल। ओके, गेहूं का फसल कहलाएगा वो। ओके, सो दिस इज नोन एज क्रॉप। सो बहुत सिंपल था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हमारे कंट्री में इस पैरा में क्या लिखा हुआ है कि हमारा जो कंट्री है बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। ओके, और यहाँ पे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं, अलग अलग वेराइटीज होते हैं कंडीशंस में, ठीक है। कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं का कम होता है, कहीं का ह्यूमिडिटी सही रहता है, ज़्यादा होता है, कहीं पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पे बहुत कम होता है। सो इंडिया हैव अ डाइवर्सिटी ऑफ climates, okay, all over the India। Okay, so due to this there were different kinds of crops were grown in different parts of country। okay, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, मतलब इसका मतलब होता है कि डिफरेंट जगह पे इंडिया में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो करते हैं। ओके, और डाइवर्सिटी भी होता है, मतलब जो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, वैरायटी भी है प्लांट्स में हमारे पास, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो पंजाब में कोई प्लांट है, ग्रो कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो केरल में भी करेगा, और अगर जो केरल में हो रहा है वो जरूरी नहीं है
कि वो पंजाब में करेगा। तो हमारे पास फायदा यह है क्योंकि हर प्लांट को एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए होता है, एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। और कोई कोई जगह पे ही, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है क्लाइमेट कंडीशन का, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस पाए जाते हैं, तो हर जगह सेम काइंड ऑफ क्लाइमेट नहीं होने के कारण सेम काइंड ऑफ प्लांट्स का ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये फायदेमंद है इंडिया के लिए। वो किस तरह कि मान लो कि इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी उगेंगे, इसका मतलब क्या कि पंजाब में एक टाइप ऑफ प्लांट उग रहा है तो केरल में भी एक टाइप ऑफ प्लांट, तो दो टाइप बनाना भाई, तो ये इंडिया के लिए फायदेमंद होता है। ओके, सो दिस इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द cropping pattern, the crops were divided into the crops were classified into two types. Okay, first is kharif crop and second is rabi crop. मतलब उनको क्रॉपिंग, मतलब उनको उगाने के टेक्निक्स, उगाने के पैटर्न्स को देखते हुए हम लोग क्रॉप्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं खरीफ क्रॉप, एक को बोलते हैं हम लोग रबी क्रॉप, ठीक है। तो देखो खरीफ क्रॉप क्या होता है। खरीफ क्रॉप वैसे क्रॉप हैं जिनको हम लोग रेनी सीजन के वक्त उगाते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर नोन एज खरीफ क्रॉप, ठीक है। एंड दीज आर फॉर एग्जाम्पल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन्स आर खरीफ क्रॉप्स। ओके ओके, और रबी क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स which were planted, which were grown in the winter season, ठीक है। तो रबी क्रॉप बस आपको याद रखना है कि वो विंटर सीजन में होता है, खरीफ क्रॉप वो रेनी सीजन में होता है। रबी क्रॉप्स के एग्जांपल वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एक्सेट्रा। ओके, रबी और खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन एक्सेट्रा। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल। सिंपली आपको इतना याद रखना है, हिंदी में बता रहा हूं मैं कि खरीफ क्रॉप्स कब होता है। आप इंग्लिश में लिखना, खुद से वर्ड से नोट्स बनाओ, ठीक है, किसी और के नोट्स पे डिपेंडेंट मत रहो। और मैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है नोट्स बनाने में, तो आप जस्ट जो मैं हाईलाइट किया है मैंने, ये जो पॉइंट्स, आप इन पॉइंट्स को लिख लो कॉपी में, वो इनफ है, ठीक है, वो इनफ है। ओके, आप बोलोगे तो मैं ये पीडीएफ जो मैं है, ये एनसीईआरटी का मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा और उसमें अपलोड कर दूंगा। और अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। सो और भी कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट करें, ठीक है। और कोई भी रीज़न है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करें, बिल्कुल आपको वो सब चीज़ समझाया जाएगा, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बोला, खरीफ क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच वेयर ग्रोन इन रेनी सीजन, जो रेनी सीजन होता है, और रबी क्रॉप विंटर सीजन, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है। अब आते हैं हम लोग बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि भैया क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या चीजें करना पड़ता है, ठीक है। सो व्हाट आर द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन? सो देयर वर ऑलमोस्ट 7 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। फर्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोविंग, थर्ड है आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एक्सेट्रा। ओके, सो ये सब पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। मैं अभी हल्का हल्का बता देता हूँ सबको बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग अच्छे से देखेंगे ब्रीफ में। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सो ये देखो भैया, ये जो होता है ना, ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है प्लांट के ग्रो करने में, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। आप भी अगर घर में कोई प्लांट लगाते हो, ठीक है, क्रॉप या फिर प्लांट जो भी बोल लो, आप प्लांट लगाते हो तो सबसे पहले आप मिट्टी को खोदते हो, ठीक है। सबसे पहले आप सॉइल को प्रिपेयर करते हो। और सॉइल प्रिपेयर करना क्यों जरूरी है? तो देखो, इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि जो अर्थ का, जो सॉइल का जो फर्स्ट लेयर है ना, वही प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दे सकता है प्लांट को, ठीक है। और हमें पता है कि प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको एयर चाहिए, और जो डीप लेयर होता है, जो डीप का जो लेयर होता है ना सॉइल का, वो चीज उसको दे नहीं पाता है, वो चीज उसको प्रॉपर दे नहीं पाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो सॉइल है ना, उसको लूज करना पड़ता है, उसको थोड़ा हम लोग को ढीला करना पड़ता है, तब जाके वो प्रॉपर एयर दे पाता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर पाता है। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से फायदा ये होता है ना
कि इसमें अर्थवर्म का जो ये रहता है क्वांटिटी होता है, पॉपुलेशन होता है, वो इंक्रीज होता है। और अर्थवर्म बहुत अच्छा चीज़ है, फ्रेंड है क्रॉप प्रोडक्शन में, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप में, क्योंकि वो डेड ऑर्गेनिज्म को मैट्योर में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, उससे न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ठीक है। और फ्रेंडली माइक्रोब्स भी का प्रोडक्शन बढ़ता है सॉइल को प्रिपेयर करने से, मतलब सॉइल को लूज करने से, ठीक है। और भी बहुत चीज़ें होती है, जैसे ह्यूमिडिटी भी और बढ़ता है सॉइल को प्रिपेयर करने से, ठीक है। तो आप भी जनरल लाइफ में जब भी आप भी प्लांट लगाते हो, कोई भी पौधा लगाते हो, तो सबसे पहले आप सॉइल को खोदते हो, ठीक है। सबसे पहले आप सॉइल को लूज करते हो, उसके बाद उसमें रूट को डालते हो, ठीक है। उसके बाद उसमें जो भी आप प्लांट लगाते हो, ठीक है। सो हम लोग फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। सो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, एज आई हैड सेड कि ये सबसे पहला स्टेप है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, ये वन ऑफ द मोस्ट एक स्टेप है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, ताकि क्योंकि जब तक हम लोग सॉइल को प्रिपेयर नहीं करेंगे, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा ही नहीं, वो बेचारा उगेगा कैसे, ठीक है। तो इसमें जो जो चीज़ें मैंने बोली थी, ठीक है, वही चीज़ें लिखी हुई है कि रूट्स को एयर नहीं मिल पाता है तो वो ब्रीथ कैसे करेगा, तो ब्रीथ ऐसे करेगा कि हम लोग को लूज करना पड़ेगा, ठीक है। सॉइल को हमें लूज करना पड़ेगा ताकि जो रूट्स है वो इजीली ब्रीथ कर पाए, ठीक है। सो और जैसे मैंने बोला कि वो अर्थवर्म और माइक्रोब्स का जो हेल्प करता है ग्रोथ करने में, और दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स फॉर द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न्स एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट, ठीक है। जैसे मैंने बोला था, वो ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, और फर्दर सॉइल को लूज करते हैं, ओके। और भी बहुत चीज़ें, जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और आप लिख सकते हो एज अ नोट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अब देखो, जो सॉइल का जो प्रिपरेशन होता है, वो या तो हम लोग उसको कोई टूल्स तो चाहिए, कोई इक्विपमेंट तो चाहिए। जैसे हम लोग घर में खुरपी जो बोलते हैं, खुरपी यूज करते हैं हम लोग, वो स्मॉल अमाउंट में यूज होता है। मीन्स जब हम लोग का स्केल छोटा हो, जैसे हम लोग घर में प्लांटिंग करें, तो वो स्मॉल जगह पे यूज होगा। लेकिन अगर आपको लार्ज स्केल में, अगर आपको प्लांट को क्रॉप उगाना है, ठीक है, क्रॉप उगाना है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो आप प्लोज का यूज कर सकते हो, प्लॉ, ठीक है, या फिर और भी जो होता है हो, ये सब चीज़ों का आप यूज कर सकते हो। अब देखो, what do you mean by plowing or tilling? देखो, the process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing। मतलब प्लॉइंग का मतलब होता है कि सॉइल को लूज करना, ठीक है। सॉइल को प्लोज के मदद से, होज के मदद से हम लोग खोदना उसको, ठीक है, उसको प्रिपेयर करना, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लोइंग या फिर टिलिंग, ठीक है। अब देखो, हम लोग सॉइल को खोद तो दिए, लेकिन आप देखना, जब आप घर में एक प्लांट लगा देखना सबसे पहली बात, उसके बाद और आप रिलेट कर पाओगे, और अगर आप रिलेट कर पाओगे ना, तो आप ज़्यादा सीख पाओगे, ठीक है। अब देखो, जब प्लोइंग हो जाता है ना, तो एक बड़ा बड़ा क्रम्स बन जाता है, बड़ा बड़ा ढेला टाइप से बन जाता है मिट्टी में, देखना बहुत बड़ा बड़ा ढेला टाइप से बन जाता है। और ये जो क्रम्स होते हैं ना, उसको, वो जो ढेला होता है ना, उसको क्रम्स बोलते हैं हम लोग। और वो जो क्रम्स होता है ना, वो क्रम्स को टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक वो फर्दर बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। वो सॉइल बेनिफिशियल होगा ही नहीं कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि हम लोग उसमें सोइंग नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसमें सीड सोइंग का मतलब हम लोग देखेंगे, हम लोग उसको एरिगेट नहीं कर पाएंगे। मतलब वो क्रम्स का टूटना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसको हम लोग तोड़ते कैसे हैं? लेवलर का यूज करके, मतलब लेवलिंग करके। मींस लेवलर्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेवलर हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं, फर्दर प्रिपेयर करते हैं। ये जो क्रम्स होते हैं, इनको हम लोग फर्दर तोड़ते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब देखो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जैसे मैंने बोला, प्लॉ का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखो भाई, ये होता है प्लॉ, ठीक है। तो प्लोइंग के लिए हमारे पास कुछ इम्प्लीमेंट इक्विपमेंट्स होते हैं। सबसे पहला तो वो
प्लो जो होता है, सो ये प्लो जो होता है ये टिलिंग के लिए यूज होता है, मतलब लूजनिंग के लिए यूज होता है सॉइल को, ठीक है, लूज करने के लिए यूज होता है। तो ये जो प्लो होता है ये या तो वुड का बना होता है या फिर आयरन का बना होता है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये है प्लो। और इसमें ये जो पार्ट होता है, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लॉसेयर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लॉसेयर। और ये जो बिग जो वुडन रॉड होता है, ठीक है, ये देखो ये जो होता है ये मेटल का बना होता है, ठीक है, यहाँ पे मेटलिक लेयर होता है, ठीक है, और ये पूरे ट्रायंगुलर पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्लॉसेयर। और ये जो वुडन बीम होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लो शाफ्ट, ओके। और ये जो बीम होता है, ये जो जो बफेलोज या फिर काउज के जो कंधे पे रखा जाता है, इस बीम को हम लोग बोलते हैं, इस बीम को हम लोग बोलते हैं बीम, ओके। इस वुडन प्लैंक को बोलते हैं बीम, ओके। सो ये या तो वुड का बना होता है या फिर आयरन का बना होता है। अब देखो हो किसको बोलते हैं, हो बोलते हैं ये। तो ये देखो ये सिंपल मतलब बहुत छोटे अमाउंट में अगर हमको सॉइल हटाना है तो इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसमें एक ब्लेड टाइप का होता है, देखो ये बेंट ब्लेड होता है, इसके मदद से हम लोग यूज करते हैं। ये एक रॉड होता है जिसको हम लोग पकड़ते हैं, ये बीम होता है, इसको बेसिकली हम लोग यूज करते हैं वीड्स को हटाने के लिए, ओके। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, ठीक है। वीड्स को हटाने, वीड्स मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स। हम लोग देखेंगे वीड्स का मतलब आगे कि वीड्स का मतलब होता है ना, मैं अभी बता देता हूँ। वीड्स का मतलब होता है जो अनवांटेड प्लांट, जो प्लांट्स के साथ उग जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप अपने गमला में एक फूल का पौधा लगाते हो तो उसके साथ और भी बहुत सारे पौधे निकल जाते हैं, वो क्या है, वो अनवांटेड प्लांट्स हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। तो वीड्स को हटाने के लिए हम लोग बेसिकली हो का यूज करते हैं, ओके। और एक है कल्टीवेटर। तो ये क्या होता है कल्टीवेटर, जो मॉडर्न टेक्निक है, जो हम लोग ट्रैक्टर के पीछे देखते लगा हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं कल्टीवेटर, ठीक है। सो ये सब बेसिकली इक्विपमेंट्स थे प्लोइंग के लिए, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का, ओके। सो आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ओके, सोइंग। तो देखो सोइंग का सिंपल हिंदी में मतलब बताता हूँ मैं आपको। सीड्स को बोना, सीड्स को प्लांट करना सॉइल में, उसी को बोलते हैं सोइंग, ठीक है। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जैसा बहुत, क्योंकि आप अगर सीड्स प्लांट ही नहीं करोगे सॉइल में तो आपका पौधा कैसे निकलेगा, अगर पौधा नहीं हुआ तो क्रॉप कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, ये तो है भाई, ठीक है। और इससे पहले, सोइंग के पहले आपको एक हेल्दी सेट ऑफ सीड्स भी तो चाहिए। अब मान लो अगर आप फालतू सा क्वालिटी का सीड डालते हो तो आपका फसल भी तो फालतू ही निकलेगा ना, वो भी तो एकदम फालतू ही होगा। तो सिलेक्शन ऑफ सीड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है सिलेक्शन फॉर सीड्स या फिर सिलेक्शन ऑफ सीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ सीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सोइंग के लिए कुछ ट्रेडिशनल टूल्स भी हैं। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स का जो टॉपिक था वो कैसे होता है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स जो है ना, वो आप कर सकते हो, एक आपका यहाँ पे जो दिया हुआ एक्सपेरिमेंट्स टाइप वो आप करके देख सकते हो। तो वो जो किया जाता है सिलेक्शन ऑफ सीड, ऐसे किया जाता है ना कि एक वाटर वेसल लिया जाता है और उसमें सीड्स को डाला जाता है, ठीक है। और जो सीड फ्लोट करने लगा मतलब वो डैमेज है। वो डैमेज क्यों है, और जो चीज सीड्स अच्छे हैं वो नीचे गहराई में बैठ जाएंगे, गहराई में बैठ जाएंगे जाके, ठीक है। सो वो फ्लोट क्यों करने लगता है, क्योंकि वो डैमेज सीड्स है, और डैमेज सीड्स ही क्यों फ्लो करते हैं, बिकॉज वो अंदर से हॉलो हो जाता है और लाइटर बन जाते हैं। और लाइटर चीज हमें पता है कि वो लाइटर चीज हमेशा फ्लोट करता है। तो हम लोग वो जो फ्लोट करने लगा उसको हम लोग हटा के जो जो उसमें डूब गया उसको यूज करें तो वो गुड हेल्दी होता है, ठीक है। सो वो डैमेज वन उससे हट गया और बचा सिर्फ क्या, हेल्दी वंस। तो हेल्दी सीड्स वहां से हम लोग को मिल गया, ठीक है। अब सोइंग के लिए जैसे मैंने बोला ट्रेडिशनल टूल्स हैं, तो सबसे पहला ट्रेडिशनल टूल है ये। इसमें क्या होता है, ये है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक फनल होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक फनल है और इसमें 2-3 पाइप्स होते हैं। तो सिंपल क्या करना पड़ता है ना कि ये आदमी इसमें फनल में डालेगा और ये जो सीड है ये चलता जाएगा, ये गाय चलता जाएगा आगे, और ये 2-3 पाइप से होते होते एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में ये जो पाइप के मदद से ये यहाँ पे ये डाला सीड को, ये पाइप की मदद से ये सॉइल के अंदर जाता जाएगा, ठीक है। तो ये था ट्रेडिशनल टूल, बट ये उतना किफायती नहीं है क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो नाउअडेज हम लोग का सीड ड्रिल जो है वो यूज होता है,
अब इसके बहुत फायदे हैं। ओके, मैं फायदा बताता हूँ, एक मिनट। तो इसके फायदे कुछ यूं है ना कि अभी के ज़माने में ये सीड ड्रिल्स यूज़ होता है। आपको तो ये फिगर देख के समझ आ ही रहा होगा कि ये जो सीड ड्रिल्स है वो है क्या। तो ये अभी के ज़माने में यूज़ होता है और ये ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है ना, ये जो सीड्स जो ये शो करता है, जो ये सीड्स बोता है, उसमें होता है कि वो सीड्स जो है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन करता है। मतलब एक सीड यहाँ पे है तो एक सीड यहाँ पे है तो एक सीड यहाँ पे है, और स्पेसिफिक डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सीड्स के क्रॉप के प्रोडक्शन में। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए आप याद रखो कि सीड ड्रिल्स क्या करता है, वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन करवाता है सीड्स के बीच में, बोनेट में, ठीक है। और वो एक पर्टिकुलर डेप्थ में सीड्स को ये करता है, शो करता है। इससे फायदा क्या होता है कि जो सॉइल होता है वो पूरी तरीके से सीड्स को कवर कर लेते हैं, और इससे कोई खतरा नहीं होता। मींस अगर मान लो कोई परिंदा आ गया वहां पे और सीड्स को खाने लगा, अगर वो सॉइल में नहीं गड़ा हुआ है अच्छा से, तो वो क्रॉप को बिगाड़ सकता है। तो ये एक फायदा होता है, ठीक है। और sowing from this seed drill is almost very much टाइम इफिशिएंट। ओके, टाइम बचता है और लेबर का भी टाइम बचता है। मतलब आप कम पैसे में ज़्यादा चीज़ कर सकते हो। अब जैसे मैंने बोला था कि ये एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करता है। ओके, सो एक प्रॉपर डिस्टेंस क्यों मेंटेन करता है मैं बताता हूँ। देखो, एक प्रॉपर डिस्टेंस इसलिए मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मान लो एक जगह में बहुत सारे प्लांट्स को लगा दिया गया, ये एक जगह है और एक जगह में ही बहुत सारे प्लांट्स को लगा दिया गया, तो उसी जगह में बहुत सारा क्राउड हो जाएगा, प्लांट्स का क्राउड हो जाएगा। और क्राउडीनेस ज़्यादा होने के कारण उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं पहुंचेगा, हर प्लांट को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, तो वो कैसे काम करेगा। तो ओवर क्राउडिंग की वजह से वहां पे वो प्लांट्स को जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, और उससे होगा क्या सर, उससे ये होगा ना कि जो फसल है वो हमारा खराब हो जाएगा। तो सीड ड्रिल से फायदा ये होता है कि प्रॉपर एक इक्वल डिस्टेंस में हम लोग का सीड्स जो है वो शो होते हैं, ठीक है। तो ये फायदा होता है सीड ड्रिल्स का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सीड ड्रिल्स का एडवांटेज क्या है, तो आप ये लिख सकते हो कि एक इक्वल डिस्टेंस में करता है, एक इक्वल डेप्थ में करता है, जिससे कोई भी बर्ड आके उसको खा ना जाए सीड्स को, ठीक है। वो टाइम और लेबर बचाता है, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड ड्रिल्स। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं थर्ड स्टेप जो होता है क्रॉप प्रोडक्शन में, वो है आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं, देखो भाई, सबसे पहली चीज मैन्योर फर्टिलाइजर होते क्या हैं। सो दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच इनहेंसेस द फर्टिलिटी, व्हिच इनहेंसेस द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल, ठीक है। द सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are known as manure and fertilizers, ठीक है। तो इनका जरूरत क्यों पड़ता है, सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। अब देखो, एक ही खेत में, मान लो एक खेत है, ठीक है, एक फील्ड है, उस फील्ड में आज से 50 साल से लगातार उसमें खेती हो रहा है, तो आपको नहीं लगता उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो खत्म होता रहेगा। मीन्स एक बार हुआ प्लांटिंग, मान लो 1 साल हुआ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, क्रॉप उसमें लगा, फिर कटा गया, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट ईयर उसमें क्रॉप लगा गया, फिर नेक्स्ट ईयर उसमें क्रॉप लग गया। तो क्रॉप को हम लोग जो फील्ड है उसको हम लोग अनकल्टिवेटेड तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि अनकल्टिवेटेड हम लोग छोड़ देंगे तो भाई किसान खाएगा क्या, ठीक है। तो ये तो हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि हम लोग अनकल्टिवेटेड छोड़ दें। अनकल्टिवेटेड छोड़ने से फायदा ये होता है क्या कि हमारा जो न्यूट्रिएंट्स रहता है उस फील्ड में वो रिप्लेनिश हो जाता, वो खुद को रिकवर कर सकता था। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स उसने गंवाए थे इतने सालों में, बार बार वहाँ पे जो कल्टीवेशन होता रहा कंटिन्यूस कल्टीवेशन होने के कारण वहाँ पे क्या हुआ था कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई थी वो सॉइल में। और मान लो अगर वो सॉइल को हम लोग अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, अनकल्टिवेटेड हम लोग कुछ सालों के लिए अगर छोड़ देते हैं, तो उससे फायदा क्या होता, उससे फायदा हमारा ये होता कि वो सॉइल जो है न्यूट्रिएंट्स से रिप्लेनिश खुद से कर जाता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, अगर हम लोग छोड़ देंगे तो फार्मर खाएगा क्या बेचारा। तो ड्यू टू कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड ईदर मैन्योर और फर्टिलाइजर ऑन इट टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल, ठीक है।
और मैन्योर के एडिशन को, मैन्योर जब हम लोग डालते हैं फील्ड में तो उसको हम लोग मैन्योरिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो चीजें मैंने समझाई, अब देखो मैन्योर होता क्या है। देखो मैन्योर जो है ना वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और वो कैसे हम लोग बनता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो जब हम लोग वो डिकम्पोज होता है, जैसे मान लो एक काऊ डंक है, ठीक है, काऊ डंक है, वो डिकम्पोज होता है, कुछ दिन आप रख दो वो खुद से बात खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं प्लांट के अगल बगल डाल के, ताकि वो और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे सॉइल को, ठीक है। और वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स कौन ले सके, प्लांट ले सके, और प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। मैन्योर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं खाद, आपने नाम सुना होगा, खाद हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली डिकम्पोजिशन क्यों होता है, तो डिकम्पोजिशन होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। ये होता है फ्रेंडली माइक्रोब्स के द्वारा, और इसके बारे में आपने पढ़ा होगा पहले, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा है तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे माइक्रोब्स क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, ठीक है। सो मैन्योर, सो ये नोट्स है, अगर ये जो भी मैंने मार्क किया है आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। मैन्योर, जैसे डेफिनेशन, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट, ओके। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउज इट टू डिकम्पोज, ठीक है। फार्मर क्या करता है कि एक ओपन प्लेस में एनिमल वेस्ट, ठीक है, प्लांट वेस्ट को डाल देता है, ठीक है, और वो उसको डिकम्पोज होने देता है, और उसी से क्या बनता है, मैन्योर बनता है। तो देखो मैन्योर से फायदा क्या, आपका पैसा क्या, आपको पैसा क्या लगा, आपका ऑलमोस्ट एक भी रुपया नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को आप लोग यूज कर रहे हैं, तो ये फायदेमंद होता है मैन्योर को यूज करना। लेकिन ये उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाता है, ठीक है, इसलिए हम लोग को यूज करना पड़ता है फर्टिलाइजर, ठीक है। मान लो एक फील्ड बहुत सालों से बार बार कंटिन्यूस कल्टीवेशन वहाँ पे हो रहा था, तो वो प्रॉपर ये जो मैन्योर, ये प्रॉपर अमाउंट ऑफ उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग फर्दर यूज करते हैं किसका, फर्टिलाइजर्स का। तो देखो फर्टिलाइजर्स जो है ना ये केमिकल्स होते हैं विच वेयर हाईली रिच्ड फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, हाईली रिच्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एंड दे वेर मेड इन द, दे वेर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज, ओके, वो फैक्ट्रीज में बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये याद होना चाहिए, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, ठीक है, पोटाश हो गया, तो ये सब चीजें फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज कर सकते हैं हम लोग। बट फर्टिलाइजर का एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है ना, वो ये है कि अगर आप फर्टिलाइजर को एक्सेस अमाउंट में यूज करते हो ना, मतलब एक फील्ड है उसमें आप एक्सेस की थोड़ा डाले फर्टिलाइजर को तो इतना अच्छा फसल हुआ, चलो हम लोग फुल डाल देते हैं, तो वो आपके लिए हानिकारक होगा। जैसे थोड़ा खाना खाओगे तो अच्छी बात है, आपका बॉडी वो सह लेगा, लेकिन अब अरे भाई आज तो खाना बहुत अच्छा बना है, पूरा मम्मी से मांग रहे हैं और खाते जा रहे हैं, तो वो आपका, आप तो खा लिए, लेकिन आपका बॉडी उतना सहन कर पाएगा तब तो, ओके। सो फर्टिलाइजर भी वैसे ही है, थोड़ा मात्रा में दोगे प्लांट्स को तो वेरी गुड, अमृत है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में अगर उसको देने लगोगे तो वो विष बन जाएगा उसके लिए, ठीक है, इट विल बी पॉइजन फॉर द प्लांट, ओके। सो एक्सेसिव अमाउंट में अगर यूज करते हो तो बहुत दिक्कत होता है। और एक और दिक्कत ये है ना फर्टिलाइजर में कि ये वाटर पॉल्यूशन करता है। वाटर पॉल्यूशन का मतलब कैसे हो सकता है, देखो मान लो कि एक फील्ड है, ठीक है, एक फील्ड है और उसमें फर्टिलाइजर का यूज किया गया, और मान लो उस कुछ दिन बाद बरसात हुई, रेनफॉल हुआ, ठीक है, और वो जो फील्ड में जो पानी था वो बह के कोई नदी में चल गया या फिर नाला में चल के एक मान लो पॉन्ड में पहुंच गया, या फिर कहीं भी कोई भी वाटर सोर्स में पहुंच गया, तो देखो क्योंकि ये फर्टिलाइजर केमिकल्स से बना हुआ है, तो ये केमिकल्स वाटर में रिएक्ट करके वाटर को पॉल्यूट करने लगते हैं, ठीक है। सो फर्टिलाइजर का डिसएडवांटेज ये भी एक है, ठीक है। सो ये आप याद रखना, ठीक है। अब देखो मैन्योर से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैन्योर जो है वो आपका ऑर्गेनिक चीज है, ठीक है, तो मैन्योर आप आराम से यूज करो जो भी आपको यूज करना है, ठीक है। और एक चीज क्या है ना कि वो मैन्योर जो है, एक और फायदा मैन्योर का क्या है, वो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी रखता है, मतलब वो वाटर को रोक के रख सकता है, और वाटर अगर जब तक आपका रुकेगा नहीं, मतलब जब तक आपका वाटर रूट्स को प्रॉपर मिलेगा नहीं, तब तक कैसे आपका प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। तो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है मैन्योर के पास, ठीक है। अब देखो एक और मेथड है जो बहुत सारे जगह पे यूज किया जाता है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिजर्व रहे, वो कंजर्व रहे सॉइल्स के अंदर,
तो वो एक टेक्निक है कि रोटेशन ऑफ द क्रॉप, मतलब क्रॉप रोटेशन। इसका मतलब क्या कि मान लो अभी एक क्रॉप लगाएं तो कुछ दिनों बाद कुछ दूसरा क्रॉप लगाते हैं, ताकि क्या हो सके ना, क्योंकि एक क्रॉप, मान लो एक क्रॉप है XYZ, वो क्रॉप को हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट कुछ 6 महीने बाद हम लोग एक ABC क्रॉप लगाएंगे जिसको लो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वो तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो रिप्लेनिश करने का उसको टाइम मिल गया ना, तो क्रॉप का रोटेशन करने से ये फायदा होता है, ठीक है। सो जैसा यहाँ पे एक डिफरेंस दिया हुआ है फर्टिलाइजर्स और मैन्युअल के बीच में, तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि फर्टिलाइजर इज मैन मेड एंड इनऑर्गेनिक। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि फर्टिलाइजर क्या है, वो इनऑर्गेनिक है और ये मैन मेड है, ठीक है। और ये क्या है, प्योर ऑर्गेनिक है। और ये कैसे बनता है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द एनिमल और प्लांट वेस्ट, ठीक है। तो उससे बनता है मैन्योर। अब देखो फर्टिलाइजर्स को हम लोग फैक्ट्रीज में बनाते हैं, ये कहीं भी बन जाता है, अगर कहीं भी फेंक के भी रख दो आप तो वो डिकम्पोजर्स आएंगे और फील्ड में उसको डिकम्पोज करेंगे और मैन्योर आपका तैयार है भाई, ठीक है। अब देखो फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दी सॉइल। अब देखो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो कोई ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते हैं, मतलब वो फर्टिलिटी तो प्रोवाइड करेंगे, मतलब सॉरी पानी पीने तो भाई। सो वो न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड करेंगे सॉइल को, लेकिन वो कोई ह्यूमिडिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे, वही ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और वही हम लोग अगर मैन्योर को देखें तो वो प्रोवाइड करता है ह्यूमस, अ लॉट ऑफ ह्यूमस, ठीक है। अब देखो फर्टिलाइजर जो है वो उसमें हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है, ये मैन मेड है, ठीक है। इसमें हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसको बनाया ही इसीलिए गया है कि वो हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। सो उसमें हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलता है, बट और जैसे मैंने बताया था कि मैन्योर्स में लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, सो दिस कैरी लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके। So these are the basic difference between fertilizers and manure. Okay, so what are the advantages of manure? So आप लिख सकते हो कि ये सेल्फ मेड है, आपको पैसा नहीं लगेगा, इकोनॉमिकल बेनिफिट है। दूसरी चीज कि ये आपका पॉल्यूशन नहीं करता, कोई भी टाइप का वाटर पॉल्यूशन नहीं कर सकता है। तीसरी चीज कि ये ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है, और भी चीजें जैसे ये वाटर को रिटेन करने का, होल्ड करने का कैपेसिटी रखता है, ठीक है। और इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ओके। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर तो ये एक अच्छा नोट्स बनेगा। सो ये नंबर ऑफ माइक्रोब्स को इंक्रीज करता है, ये टेक्सचर को मेंटेन करता है सॉइल का। सो दीज आर द पर्टिकुलर एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब देखो हम लोग फोर्थ पॉइंट है शायद ये, ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट है। तो देखो जो फोर्थ पॉइंट इरिगेशन है, इरिगेशन का मतलब क्या होता है? देखो इरिगेशन का मतलब पौधों को पानी देना, बस सिंपल वर्ड्स, पौधों को पानी देना। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज नोन एज इरिगेशन, ओके, इट इज नोन एज इरिगेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन? हाँ, मैं एक और चीज बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। मैंने जो भी चीजें बोली हैं, जो भी चीजें मैंने नोट कराई है, या फिर जो भी चीजें मैंने बोली है, अगर वो आप समझे हो तो आप कोशिश करो कि खुद के वर्ड्स में आप उस चीज को पेपर में लिखो, ठीक है। इससे मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आपका फायदा कभी नहीं होगा, ठीक है। मैंने जो भी हिंदी में बताया उस चीज को आप समझो, बस आपको समझना है। अगर आप साइंस को समझोगे नहीं तो वो मजा नहीं आएगा आपको पढ़ने में, आप चीजों को समझो, ठीक है। तो ये हो गया इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है सर? इरिगेशन का मतलब होता है सप्लाई ऑफ वाटर टू दी क्रॉप्स, मतलब पौधों को पानी देना, ठीक है। अब देखो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, मतलब सोर्स क्या है, ठीक है। इरिगेशन हम लोग कैसे करें? तो देखो सबसे पहला मैं मानता हूँ कि बेस्टेस्ट सोर्स है, मतलब बहुत कॉमन सोर्स है होल इंडिया में, रेनफॉल, ठीक है। रेनफॉल से ही बहुत कोई डिपेंडेंट होते हैं, बहुत फार्मर्स ऐसे हैं जो रेनफॉल में डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अगर बगल उनके कोई और सोर्सेस अवेलेबल नहीं तो उनको रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट होना पड़ता है बेसिकली, ओके। सो वो बाद वाली बात है, बुकिश मैं नॉलेज बताता हूँ आपको।
कि सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या क्या हो सकता है, वेल्स, कुआं, ट्यूबवेल्स, ओके, पॉन्ड्स, लेक्स, rivers, dams, canals. So these are the sources of irrigation. These are the sources of irrigation. So आप इसको भी लिख सकते हो. These are the sources of irrigation. Okay. So earlier days there were some traditional methods for irrigation. Okay. So there were two systems. I mean, okay, there were four systems. I'm so sorry. There were four systems. First is moat, second is chain pump, third is dhekli, fourth is rahat. Okay, these are the four traditional system. Okay, these are the four traditional system. इसमें क्या होता था कि फर्स्ट में हम लोग पानी, इसमें होता क्या था कि हम लोग पानी बस निकालने की कोशिश करते थे कैनल से या फिर कोई कुआं से, ठीक है, पानी को बस सिंपली निकालते थे बाय द यूज ऑफ दिस पुलीज एंड दिस रोप, दिस टाइप ऑफ रोप्स. हम लोग सिंपली क्या करते थे कि पानी को रूट्स तक पहुंचाने की कोशिश करते थे. ओके, विद द हेल्प ऑफ इधर काउज, जैसे आप देख सकते हैं काउज की मदद से या फिर सिंपली लेबर की मदद से, ठीक है. तो ये जो टेक्निक्स थे ना, ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स ये बहुत ज़्यादा इफिशिएंट नहीं थे, ठीक है, चीपर थे बट एफिशिएंट नहीं थे, एफिशिएंट मैनर में यूज नहीं हो सकते थे. ओके, सो ये हो गया मोट और चेन पंप. इसके बारे में पूछा नहीं जाता बेसिकली आपको, बट आप याद रखना व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम, ढेकली, राहत. ओके, सो दीज आर दी ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम. आपको टाइप्स याद होने चाहिए. These are the type you should remember. You have to remember for your exams, and you should remember it in your daily life also. Because अगर आपसे पूछेगा कि कोई भी पूछा कि आप क्या जानते हो हमारे ट्रेडिशन के बारे में, so these are the our traditional things. Everyone should know about all those things because यहीं से तो evolution का start हुआ था. अब देखो, अब हम लोग देखेंगे modern methods. तो ये मेथड जब तक हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि देखो इसमें प्रॉब्लम्स क्या आते थे, इसमें मैं प्रॉब्लम्स बताता हूँ. ट्रेडिशनल मेथड्स में प्रॉब्लम्स क्या आता होगा. तो सबसे पहले बात, ये एफिशिएंट नहीं था, ठीक है. दूसरा बात, ये जो इतना पानी ये डाल रहा है, क्या सब पानी रूट्स तक पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है, ठीक है. तो बहुत सारा पानी का वेस्टेज होता था. ये मैन लेबर, इसका पैसा कौन देगा, ठीक है. ये जो मेन लेबर है, ये जो काम करता है, ये इसको भी तो राहत चाहिए, मीन्स इसको भी तो काम करना पड़ेगा. या फिर अगर आप अपने खेतों में काम करवा रहे हो किसी मैन से, तो उसका भी तो चार्जेस आपको देना पड़ेगा. तो ये मैन लेबर भी, ठीक है. So this could be some demerits of traditional methods of irrigation. Okay, so we will understand now what are the modern methods of irrigation. So sprinkler system, देखो इसमें होता क्या है ना कि स्प्रिंकल किया जाता है. बेसिकली हम लोग मोटर से पानी निकालते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हैंड पंप्स, सॉरी वाटर ट्यूबवेल्स, ठीक है, और हम लोग पानी निकालते हैं. और एक रेगुलर इंटरवल, जैसे ये क्रॉप्स लगे हुए हैं, और एक रेगुलर इंटरवल्स में हम लोग रेगुलर डिस्टेंस में, इंटरवल ऑफ डिस्टेंस में हम लोग एक रोटेटिंग नोडल्स लगाते हैं. रोटेटिंग नोडल्स लगाते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो पानी इसमें पहुंचता है और ये यहाँ पे रोटेट करता है वो नोडल्स, और पानी पूरा क्रॉप्स के ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है, ठीक है. इससे फायदा क्या होता है कि जो वाटर है वो बचता है हमारा, ठीक है. इससे फायदा ये होता है, ठीक है. और ये आपने बहुत जगह भी देखा भी होगा कि बहुत जगह इस टेक्निक का यूज करते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं और वहाँ पे स्प्रिंकल किया जा रहा है पानी को, वहाँ पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ठीक है. एक रोटेटिंग वॉल्व लगा हुआ है और स्प्रिंकल किया जा रहा है. तो आप इसको पढ़ना, ये होल आपके लिए है, ये होल आपके लिए है, ठीक है. आप इसको पढ़ना, मैंने हिंदी में बता दिया, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार. स्प्रिंकलर सिस्टम होता क्या है, इसमें क्या होता है कि एक ट्यूबवेल होता है जो कहीं भी कोई भी वाटर सोर्स से, जरूरी नहीं कि कुआं हो, कोई भी वाटर सोर्स से वो पानी को लेता है पाइप के द्वारा. एक रेगुलर इंटरवल के डिस्टेंस में जो रोटेटिंग वॉल्व्स लगे रहते हैं, रोटेटिंग नोडल्स लगे रहते हैं, उन तक पानी पहुंचाता है. और ये नोडल्स या फिर ये वॉल्व्स घूमता है, रोटेट करता है और पानी का छिड़काव करता है ओवर द प्लांट्स. ओके, सॉरी. ओके, सो ये हो गया स्प्रिंकलर सिस्टम. अब आता है सेकंड चीज, ड्रिप सिस्टम. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिप सिस्टम.
तो देखो ड्रिप सिस्टम में क्या होता था ना, सेम इसमें आप ट्यूबवेल के मदद से, आप मोटर के मदद से आप पानी लेते हो कोई भी वाटर सोर्स से, और इसमें क्या होता है कि पाइप जो होता है ना वो हर रूट के पास पहुंचाया जाता है, ठीक है। और रूट एकदम रूट ऑफ द जो प्लांट होता है, रूट ऑफ द प्लांट, वहां पे जाके पानी का रिसाव किया जाता है, वहां पे जाके पानी के ड्रॉपलेट्स को ड्रॉप बाय ड्रॉप दिया जाता है। तो इसमें तो ये बेस्टेस्ट है, ठीक है, इसमें ये बेस्टेस्ट टेक्निक है, इसमें वाटर का वेस्ट एकदम नहीं होता है, ठीक है, इसमें वाटर का वेस्ट एकदम नहीं होता। और ये उन जगहों के लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट है जहाँ पे पानी का किल्लत है, पानी की किल्लत है, ठीक है, पानी की किल्लत है। ये ड्रॉप बाय ड्रॉप करके हर रूट्स तक, हर प्लांट्स के रूट्स तक पानी पहुंचा दे रहा है, ठीक है। सो दिस आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स। फर्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम, सेकंड इज ड्रिप सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो सीरीज में कहीं भी आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके लिए फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओके, सो इरिगेशन वाला टॉपिक मेरा खत्म हुआ। अब स्टार्ट होता है मेरा फिफ्थ टॉपिक, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये आप पढ़ोगे। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था, वीडियो में बताया था, व्हाट आर वीड्स। So weeds are the unwanted plants which were grown along with the plants, along with the crops is known as weeds. Okay, weeds वैसे प्लांट है जो क्रॉप के साथ खुद ब खुद, उन्हें कोई लगाता नहीं, खुद ब खुद उग जाते हैं, उनको बोलते हैं weeds, ठीक है, unwanted। आप अपने घर में भी देखोगे, अगर कोई चीज अगर लगाते हो आप तो उसके अगल बगल भी बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम लोग वीड्स। अब देखो वीड्स को हटाना क्यों जरूरी है। तो देखो मान लो आपने प्लांट लगाया, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि ये आपका प्लांट है, ये आपका प्लांट है, ये एक और आपका प्लांट है, ठीक है, ये दो प्लांट था आपके पास। लेकिन क्या हुआ कि वीड्स भी यहाँ पे आ गया, बहुत सारा वीड्स यहाँ पे खुद ब खुद आके आ गया, बहुत सारा वीड्स खुद ब खुद आ गया। तो इससे दिक्कत क्या होगा ना कि ये जो प्लांट था इसको तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए था, ये दो जो प्लांट्स था इसको खुद ब खुद अपना अपना न्यूट्रिएंट्स चाहिए था, और हम लोग उतना ही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड भी कर रहे थे। बट ये चार प्लांट अपने से जो आ गया, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग इस प्लांट को दे रहे थे, हमारे ओरिजिनल वाले प्लांट को दे रहे थे, अब ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स को लेने लगेगा, ठीक है, फर्स्ट चीज। दूसरा चीज कि यहाँ पे ओवर क्राउडिनेस हो जाएगा, और ओवर क्राउडिंग होने के कारण मैंने आपको जो भी बताया था उस वक्त कि न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगेगा, ह्यूमिडिटी का कमी होने लगेगा, आपका प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोगों को भी तो वाटर चाहिए, ठीक है। सो ये टाइप्स ऑफ ये प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, लाइट नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा, ठीक है, और ये पॉइजनस भी होते हैं, ठीक है। ये जो अनवांटेड प्लांट्स है ना, कुछ कुछ अनवांटेड प्लांट्स पॉइजनस भी होते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वीड्स का जो रिमूवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीड्स का रिमूवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ आया। सो व्हाट आर वीड्स, ये डेफिनेशन है, अनडिजायरेबल या फिर अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। अब देखो वीड्स को हटाने के लिए दो टेक्निक्स है, या तो आप सिंपल मैनुअली हटा सकते हो उसको, ठीक है, मैनुअली हटा सकते हो। तो मैनुअली एक लार्ज स्केल में मैनुअली हटाना मतलब बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। आप सिकल से भी आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप हैंड पिक करके वीड्स को हटा सकते हो, लेकिन ये बहुत बहुत फालतू काम होगा, मीन्स बहुत लार्ज स्केल में आप सोच ही नहीं सकते हो, ठीक है, उसके बारे में। तो उसके लिए एक केमिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वीडीसाइड्स। Okay, so what are weedicides? So weedicides are the chemicals which were used to control the growth of weeds. Okay, मतलब weedicides वैसे chemicals हैं जो weeds के growth को control करते हैं, ठीक है, weeds को मारते हैं, ठीक है।
तो ये होते हैं वीडीसाइड्स। अब देखो वीडीसाइड्स का यूज कैसे करते हैं, इसको सॉल्यूशन बनाया जाता है, पानियों में डाइल्यूट किया जाता है, वीडीसाइड्स डाइल्यूटेड विद द वाटर एक्सटेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। इसको यूज कैसे करते हैं, तो यूज यहाँ पे दिया हुआ है, एंड देन it was then the diluted solution which we had prepared by using water and weedicide were sprinkled all over the crop, okay। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं वीडीसाइड को, ठीक है। अब देखो स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, ओके। सो ये बहुत बड़ा रीजन है। So they should use these chemicals very carefully, ठीक है। अब देखो ये एक पॉइंट है कि what are the disadvantage of using weedicide। तो देखो ये जो weedicide है क्या भाई, है तो केमिकल ना, तो ये जो फार्मर उसको स्प्रिंकल कर रहा है वो उसके हेल्थ पे भी तो अफेक्ट कर सकता है, तो उसके हेल्थ में ऑब्वियस सा बात है अफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। और अफेक्ट करा उसने, तो अगर अफेक्ट करा तो ये बंदा तो गया काम से, ठीक है। तो इसको वीडीसाइड्स को यूज करते वक्त प्रॉपर गियर्स में होना चाहिए, जैसे इसने मुंह ढक के रखा वैसा मुंह रख के रखना पड़ता है। ग्लव्स आप पहनो, इस बंदे ने शूज नहीं पहना, बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। ग्लव्स पहनो, शूज पहनो, प्रॉपर कपड़ा पहनो, ठीक है, ताकि वो वीडीसाइड आपके कोई भी अंग को वो टच ना कर सके। आप स्पेक्स पहनो ताकि वो उसके आपके आंख में जा सके। सो दिस आर सम टाइप्स ऑफ things that you should aware of while sprinkling the weedicides all over the plants, okay। चलो भैया, हम लोग 5वां पॉइंट हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। 5th पॉइंट हम लोग कंप्लीट हो गया, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब आते हैं हम लोग 6th जो स्टेप है, 6th प्रोसीजर है क्रॉप प्रोडक्शन में, दैट इज हार्वेस्टिंग। जैसे हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि कटिंग ऑफ द क्रॉप्स, कटिंग ऑफ द क्रॉप्स इज नोन एज हार्वेस्टिंग। मतलब कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर दे वेर मैच्योर, ठीक है। जब तक मैच्योर होने के बाद जब वो पूरे तरीके से पक जाएं तो उन क्रॉप्स को काटना भी पड़ता है, तो उन क्रॉप्स को काटने के प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है सर। So this is known as harvesting. In earlier days and nowadays also, people were using sickle. Okay, this is known as sickle. This is the sharpened part. This is made of some metal and this is a wooden part. Okay. So ऐसे पकड़ के वो काटते थे। Okay. So basically जो sickles होता है या फिर कोई मशीन से अगर हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टर, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टर। सो अगर इफ समवन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय हार्वेस्टर, देन उसको बोल देना, एकदम मुंह पे बोल देना, एकदम मुंह पे ही बोलना उसको कि सर व्हाट इज अ हार्वेस्टर, इट इज अ मशीन और एन इक्विपमेंट थ्रू व्हिच वी वेर हार्वेस्टिंग आवर क्रॉप्स, ओके। सो दिस इज कॉल्ड अ हार्वेस्टर, ओके। सो इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, देखो उसमें क्या होता है ना कि हार्वेस्टेड क्रॉप में सीड्स तो होता है, ग्रेन सीड्स तो होता है, बट उसके साथ कुछ अनवांटेड चीजें भी होती हैं, ठीक है, कैफ, ओके, अनवांटेड पार्टिकल्स भी होता है, तो उनको हटाना भी पड़ेगा। सो उस सेपरेशन को, वो सीड्स को और जो अनवांटेड कैफ है उसको भी हटाने के लिए एक प्रोसीजर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग, ठीक है, थ्रेसिंग, ओके। तो थ्रेसिंग आप याद रखो, ये एक अलग डेफिनेशन है, इसको ग्रीन से कर देता हूं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, ओके। और ये कंबाइन क्या होता है, विच इज इनफैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेसर। तो देखो ये है कंबाइन, ये मॉडर्न डेज में यूज होता है सर, ठीक है, ये मॉडर्न डेज में यूज होता है। तो देखो ये थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग दोनों एक साथ होने लगता है, तो आप लिख सकते हो इसको। सो इट इज इम्पोर्टेंट, आप इसको नोट करके रखना, ठीक है। अब देखो पुराने जमाने में जो थ्रेसिंग होता था, जो कैफ होता था, उसको हटाया जाता था विनोइंग के द्वारा, ठीक है। सिंपली क्या किया जाता था,
विनोइंग के द्वारा, ठीक है। सिंपली यूज किया जाता था विनोइंग टेक्निक का, जैसे सीड्स को ऊपर से गिराया, हवा चलाया, जो कैफ है वो उड़ के चला गया और जो सीड्स हैं वो नीचे गिर गया। सिंपल टेक्निक था। सो थ्रेसिंग इज व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेसिंग? द रिमूवल ऑफ द कैफ फ्रॉम द सीड्स वर नोन एज threshing. Okay, this process is known as threshing. Okay, and the machines which were used in order in harvesting is known as harvester. ठीक है, so ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब देखो स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या? दिस इज द लास्ट टॉपिक। ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक। अब देखो हम लोग का क्रॉप उग गया, ठीक है, हमने उसको काट लिया, अब हम लोग उसको स्टोर कैसे करें? अब आप लोग सोचोगे कि भाई स्टोर करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों? देखो सर, अगर आप स्टोर नहीं करोगे तो आपका जो फसल है, जो आपने उगाया है, वो फसल खराब नहीं हो जाएगा। मान लो आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रॉप है, ठीक है, और उसको आप अच्छे से स्टोर ही नहीं कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि फंगस लग जाएगा, इंसेक्ट्स लग जाएगा, रैट्स से प्रॉब्लम होगा, माइक्रोब से प्रॉब्लम होगा। सो you should have to care about your storage techniques. Okay, so you should maintain a hygiene storage technique, okay, in order to store your grains, in order to store your crop, okay, harvested crop. So अमूमन क्या किया जाता है कि जैसे आप देख रहे हो ये स्टोरिंग ग्रेन्स, ये बड़े बड़े टैंकर्स बनाए जाते हैं अभी के ज़माने में, या फिर उनको बैग्स में हम लोग रखते हैं, ठीक है, जूट बैग्स में हम लोग रखते हैं। However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests and like rats and insects. Okay, so large scale में हम लोग इनका यूज करते हैं, ये जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, silos और silos का यूज करते हैं, granaries. Okay, so these are known as, this is storage, ठीक है। तो स्टोरेज के बारे में मैंने जो भी बताया वो आप लिख सकते हो, कुछ भी इसमें उतना कुछ है नहीं मार्क करने को लेके, बट आप देख लेना एक बार, ठीक है, एक बार आप देख लेना, आपको जो सही लगे आप इससे लिख सकते हो। ओके सर, अब देखो एनिमल हस्बेंड्री, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो सर, होता क्या है ना कि होता यह है कि हम लोग अपने काम के लिए बहुत सारे एनिमल्स को पालते हैं, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स को पालते हैं, उन्हें प्रॉपर फूड्स देते हैं, रहने का शेल्टर देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, ठीक है, और हम लोग फिर उसका रेयरिंग करते हैं, मतलब उनका कुछ भी हम लोग चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे मुर्गी है तो अंडा का यूज़ करते हैं, काव है तो मिल्क, या फिर बफेलो है तो मिल्क, बफेलो है तो उनको हम लोग खेत में यूज़ करते हैं, गॉट है तो गॉट का यूज़ करते हैं, सिप है तो उसका रूह को, उसका जो स्किन है, कॉटन है वो निकालते हैं, ठीक है, रुई निकलता है जो उससे, उसको यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। सो दिस टाइप्स ऑफ एनिमल्स, सो एनिमल्स वेयर reared for different types of activities, ठीक है, they were reared in home or in farms, okay, with proper care of them, and we provide also some foods to them, ठीक है। This whole thing is known as animal husbandry। मतलब when this type of things were done on a large scale, ठीक है, rearing of animals were done on large scale, it is known as what? Animal husbandry। सिंपल, मतलब अगर हम लोग रेयरिंग कर रहे हैं, मतलब हम लोग अपने फायदे के लिए एनिमल्स को यूज करके कोई ना कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग प्रॉपर ख्याल भी रख रहे हैं प्लांट्स का, सॉरी एनिमल्स का, ठीक है, और प्रॉपर उन्हें खाना भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, शेल्टर भी दे रहे हैं, और उनका यूज करके हम लोग कोई ना कोई चीज़ का अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, हम लोग का उसका रियरिंग कर रहे हैं किसी भी एनिमल का, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सो तक के भाई, सो आई होप आपको सभी टॉपिक समझ में आया होगा। अगर मैंने फास्ट पढ़ाया तो आप कमेंट कर देना कि
अगर मैं 2 पार्ट्स में वीडियो पे बनाऊंगा, मतलब एक पार्ट मेरे लिए भी बहुत हार्ड हो जा रहा है भाई। मेरा भी स्टार्टिंग वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो बन चुका है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो लंबा लगे तो आप बता देना मुझे, ठीक है। रात भी काफ़ी हो गई, 12:30 बज गई, मुझे नींद भी आ रही है अब, ओके। सो अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप कमेंट करना इसमें, ठीक है। और मुझे बताना, मैं आपका हेल्प करूँगा, प्रॉपर हेल्प करूँगा। मैंने जो ये हाईलाइट किया है इसे आप ज़रूर अपने कॉपी में लिखिए, ओके। और इसके साथ साथ आप ये जो नीचे में पॉइंट्स गिवन है, मैं बोलूँगा ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप इन पॉइंट्स को पक्का पढ़ो। ये पॉइंट अच्छा है आपका, क्या आपका मनोरंजन हो जाएगा, क्योंकि आपने समझ तो अभी लिया है ये सब कुछ को सिंपल भाषा में, ठीक है। और आपको जहाँ तक नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करो, मैं फिर से समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर, अब देखो, जब ये पॉइंट आप पढ़ लोगे तो आप ये क्वेश्चंस बनाना, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है, ये क्वेश्चंस बनाना। अगर ये क्वेश्चंस बनाने में आपको प्रॉब्लम आए या फिर आप चाहते हो कि इन क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन चाहते हो तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको वो चाहिए तो आप सिंपली कमेंट कीजिएगा नीचे, और अगर नोट्स चाहिए तो आप वो भी कमेंट कीजिएगा। हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे उस वक्त, अगर ऐसा रिक्वायरमेंट होगा मैक्सिमम लोगों की तरफ से तो, ओके। सो hopefully we'll meet in the next lecture. Next lecture will be on I think microbes, okay. Microorganisms, friend and foe, okay. So we'll meet, I think we'll meet the, okay. So yeah, so let's meet in the next lecture very soon, okay. So please stay tuned to our channel, and don't forget to like this video and share with your friends, okay. Subscribe our channel, thank you so much. And one thing more, Bharat Mata ki Jai. Good night.